Namaskar, Adab, Sat Sri Akal, welcome, Pradam, and hello. This is Ravikant Sharma, and welcome you all to my channel Soul Physics. Today we are going to start a new topic, and that topic is electric flux. In our previous video, we had discussed brief idea regarding torque associated with the electric dipole under the uniform electric field and non-uniform electric field. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है, उसका एक्सप्रेशन डिराइव कैसे करते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसकी डायमेंशंस क्या होती है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चलो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय फाई। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। तो चलो हम एक सरफेस बनाते हैं यहाँ पे। लेट्स से दिस इज आवर सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस मैंने बनाई है यहाँ पे। अब इस रेक्टेंगुलर सरफेस से n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। Let's say these are the field lines which are crossing the surface. बात समझ में आ रही? These are the field lines. And this is the surface. Let's say surface का एरिया A है। अब समझो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी जो हमें आइडिया देगा कि जो सरफेस एरिया है यहाँ पे, उस सरफेस एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है। इन शॉर्ट, the number of field lines that is passing through the given surface area, that is electric flux. अब इसको मोर प्रिसाइसली अगर बोला जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के पैरेलल पास होनी चाहिए। अब ये बात क्यों बोली जा रही है? मतलब कि यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन होना जरूरी है। बेसिकली हम एरिया को स्केलर क्वांटिटी भी रिप्रेजेंट करते हैं। एरिया को जैसे फॉर एग्जांपल लाइक स्क्वायर का अगर एरिया मुझे कैलकुलेट करना है, लेट्स से इसका लेंथ a है और इसका लेंथ b है, देन एरिया विल बी ab मीटर स्क्वायर। सो अगर नॉर्मली स्क्वायर की एरिया कैलकुलेट करनी है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है? एरिया को हम स्केलर क्वांटिटी कंसिडर करते हैं। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे एरिया को वेक्टर की तरह कंसिडर करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक लेट्स से अगर आपको पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है? पैरेललोग्राम का एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो यू नीड अ टू वेक्टर्स, लेट्स से ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इस केस में जो भी एरिया आएगा दैट विल बी योर एरिया वेक्टर। तो डिपेंड करता है कि एरिया का यूसेज कहाँ पे हो रहा है। स्पेशली इंजीनियरिंग फिजिक्स में एरिया को वेक्टर की तरह कंसिडर किया जाता है। अभी जैसे ये वाला केस ले रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो सरफेस एरिया से पास हो रही है उस सरफेस एरिया का डायरेक्शन है कहाँ पे? ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन वही होगा जो नॉर्मल का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे नॉर्मल का डायरेक्शन कौन सा होगा बेटा? नॉर्मल का डायरेक्शन ये होता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। अब यहाँ पे मैंने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया। नॉर्मल का डायरेक्शन कौन सा होता है? हर एक सरफेस का जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल के डायरेक्शन में ही हम एरिया का डायरेक्शन लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे मैंने एक चीज बता दी कि एरिया को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी क्यों कंसिडर करते हैं, बिकॉज नीड के अकॉर्डिंगली हमें एरिया को डायरेक्शन लेना जरूरी है। स्पेशली जब हम फ्लूइड डायनेमिक्स समझते हैं तो उस केसेस में एरिया का डायरेक्शन का होना जरूरी है। अदरवाइज आपको पता नहीं चलेगा कि जो फ्लूइड्स होंगी वो कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। अंडरस्टूड? सो इट इज नेसेसरी टू कंसिडर एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख बेटा, यहाँ पे एरिया का जो डायरेक्शन जैसे बताया मैंने, इट इज कंसीडर इज इन अ डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल वेक्टर। और नॉर्मल वेक्टर होती क्या है? इट इज द परपेंडिकुलर वेक्टर फ्रॉम द गिवन सरफेस एरिया।
मतलब कि अगर मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक सरफेस ले लिया, तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? दिस विल बी द परपेंडिकुलर वेक्टर, दिस विल बी योर नॉर्मल वेक्टर। जहां पे भी नॉर्मल वेक्टर होगा, उसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा? उसी डायरेक्शन में आपका एरिया भी होगा। बात समझ में आ रही है? ओके। सो एरिया वेक्टर क्वांटिटी अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो एरिया इज नथिंग। वेक्टर क्वांटिटी होती क्या होता? ये वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसके डायरेक्शंस होती है और उसका मैग्नीट्यूड होती है। सो दिस इज योर डायरेक्शन एंड दिस इज योर मैग्नीट्यूड। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में हम क्या समझ रहे थे कि अगर मान लो कि इस सरफेस से, जिसका एरिया क्या है बच्चा? ए, और इसका एरिया का डायरेक्शन कहाँ पे है? तो एरिया का डायरेक्शन है इस नॉर्मल के अबाउट। सो एरिया का डायरेक्शन है ए इंटू एन के, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड। अब सपोज करो कि इसी एरिया के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, ठीक है? सो फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड एज ई डॉट ए। फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड एज ई डॉट ए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे लिखा है, ये डिराइव कैसे किया? तो समझ के अब इसको थोड़ा इस तरीके से समझते हैं कि सपोज करो आपका सरफेस जो है वो कुछ इस तरीके से इंक्लाइंड है। अब सरफेस को मैंने इस तरीके से इंक्लाइन किया है, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा? एरिया का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? प्रोवाइडेड, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम सेम रखते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग सेम रखते हैं। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस केस में बताओ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे होगा? एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा होगा? इस सरफेस का परपेंडिकुलर वेक्टर अगर मैं बनाऊं, सो दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये हमारा नॉर्मल वेक्टर। तो जहां पे हमारा नॉर्मल वेक्टर लग रहा है उसी डायरेक्शन में हमारा एरिया भी होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। बात समझ में आ रही है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। सो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है? एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है। एरिया वेक्टर से क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि मैक्सिमम फील्ड लाइन कब पास होगी? मैक्सिमम फील्ड लाइन कब पास होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर जो होगा वो एरिया के पैरेलल होगा तब होगा, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एरिया के परपेंडिकुलर होगा तब होगा? जैसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करता हूँ यहाँ पे। एक कंपोनेंट होगा ई कॉस थीटा, एक कंपोनेंट होगा ई cos थीटा। लेट्स से दिस कंपोनेंट इज ई cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा, दैट विल बी ई sin थीटा। अब इन दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें ई cos थीटा जो वेक्टर है उसी का कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स में होगा। ई sin थीटा का तो कोई रोल ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एरिया वेक्टर के सेम डायरेक्शन में होगा, देन ओनली देन हम बोल सकते हैं कि फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में जो फ्लक्स होगा वो होगा कितना? फ्लक्स विल बी ई cos थीटा इनटू एरिया। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखो, तो ई ए cos थीटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ई ए cos थीटा। अब देखो डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? अगर दो वेक्टर होंगे, लेट्स से ए डॉट बी, तो होती क्या है? दैट विल बी ए बी cos थीटा, दैट विल बी ए बी cos थीटा। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ई डॉट ए। ये हमें मिल गया फ्लक्स, यहां से आया फ्लक्स की एक एक्सप्रेशन मिल गया, दैट विल बी ई डॉट ए। बात यहां तक समझ में आई? सो ये इसमें एक चीज याद रखना कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म कंसिडर किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। चलो यहां तक तो बात समझ में आ रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फ्लक्स इज ई डॉट ए।
वेयर ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ई इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, और इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगता है। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनके बीच में डॉट प्रोडक्ट लगता है, तो वो क्वांटिटी को क्या कहते हैं? दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर और वेक्टर? दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में आई? तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। यहाँ पे देखो दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें? स्केलर क्वांटिटी मिलता है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। चलो यहां तक तो बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरा केस लेते हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा। सो उस केस में क्या होगा कि अगर जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे सेम ये सरफेस मैंने बनाया, यहाँ पे सेम यहाँ पे सरफेस मैंने बताया, और हर एक लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंट है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे? हम छोटे छोटे, ये जितना भी, अगर मान लो इसका टोटल एरिया हम कितना लेके चल रहे हैं, लेट्स से टोटल एरिया ए है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, बट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरे सरफेस को, चलो मान लो कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो अगर यहाँ पे छोटे छोटे हिस्से अगर डिवाइड कर दिया, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हिस्सा यहाँ पे ये ले लिया, तो ये छोटे से पार्ट का एरिया का डायरेक्शन क्या होगा बेटा? दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया। लेट्स से दिस इज DA1। अब इस सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी, लेट्स से E1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है। उसी तरीके से लेट्स से कि मैंने यहाँ पे दूसरा छोटा सा एरिया ले लिया, जिसका लेट्स से एरिया वेक्टर है DA2। बात समझ में आ रही है? और इसी में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही होगी वो होगी E2। तो वैसे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे डिविजन्स कर रखे हैं मैंने। सपोज लो यहाँ पे एक और डिवीजन मैंने कर लिया, यहाँ पे एरिया वेक्टर आ गया लेट्स से DA3, और इसी डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेट्स से E3। बात समझ में आ रही है? मैंने इसको क्या कर लिया, सारी जगहों पे मैंने एरिया को भी डिवाइड कर दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है। तो हर एक लोकेशंस पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। जैसे कि मान लो कि ये वाला जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे फ्लक्स की वैल्यू होगी कितनी? D51 इज इक्वल टू E1 डॉट DA1। बात समझ में आ रही है? इस लोकेशन पे फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? तो दैट विल बी D52 इज इक्वल टू E2 डॉट DA2। तीसरी वाली लोकेशन लेट्स से यहाँ पे जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे D53 इज इक्वल टू E3 इंटू DA3। ऐसे चलते चलते आपके पास अगर मान लो कि n डिवीजन आपने कर लिया है, तो उसका nth फ्लक्स कितना होगा? दैट विल बी En इंटू DAN। अब फ्लक्स तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो कोई भी स्केलर क्वांटिटी को आपको क्या करना है? टोटल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप नॉर्मल एडिशन करते हो। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स होगी क्या बेटा? टोटल फ्लक्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फ्लक्सेस अप टू D5n। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चा? टोटल फ्लक्स की वैल्यू आ रही है यहाँ पे E1 डॉट DA1 प्लस E2 डॉट DA2 अप टू En डॉट DAN। ये हमें क्या मिला? टोटल फ्लक्स मिला। अब इसे मैं और शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, तो इसे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? समेशन टेकिंग I इक्वल्स टू 1 टू n। ध्यान रखना, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, दूसरे साइड लिख देता हूँ। इसी क्वांटिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? समेशन I इक्वल टू 1 टू n
इंटू ई आई इंटू डी ए आई लिख सकते हैं, है ना? क्या मैं इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको नॉर्मली हम लोग समेशन को, ये प्लस वाले साइन को रिड्यूस करके मैंने शॉर्ट फॉर्म बना दिया, इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख दिया। और अगर आप इसे फ्लक्स कैलकुलेट करना है आपको, अगर आप इसे सपोज करो ये सारे डिविजन्स को और छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये जितने भी पार्ट्स हैं इसको और छोटे छोटे पार्ट डिवाइड कर रहे हैं। अभी जैसे मान लो कि n पार्ट्स है, और लेट्स से कि यहाँ पे जो n पार्ट्स जो आपने किया हुआ है, लेट्स से वो n इंफिनिटी के बराबर हो जाए। बात समझ में आ रही है? सपोज करो मैंने बोला कि इस सरफेस के 10 टुकड़े आपने किए। अब मैं बोल रहा हूँ 10 टुकड़े नहीं करने आपको, आपको 1000 टुकड़े करने, 1000 भी नहीं करने, बिलियन टुकड़े करने, बिलियन टुकड़े भी नहीं करने, मतलब कि वो जो नंबर ऑफ पीसेस होंगे वो इंक्रीज आप कर रहे हो। लेट्स से दैट टेंड्स टू इंफिनिटी। और अगर ऐसा हुआ तो आप बाय डिफॉल्ट ये भी बोलोगे कि यहाँ का जो एरिया होगा ना, वो एरिया ऑलमोस्ट टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे ये जो टुकड़े जो आप कर रहे हो, छोटे छोटे एरियाज जो हमने कंसिडर किया है, उस छोटे छोटे एरियाज को हमने रिड्यूस करके हमने क्या कर लिया, बहुत छोटा एरिया बना दिया। क्यों छोटा एरिया बना दिया? बिकॉज अब मैंने इसके टुकड़े जो पीसेस है वो बहुत छोटे छोटे कर दिए। तो हर एक स्मॉल पीसेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज होंगी वो ऑलमोस्ट सारे के इक्वल होगी। बात समझ में आ रही है? मतलब कि ऐसा समझो कि ये एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर जो शेल्स होंगे वो शेल्स की क्वांटिटीज मैंने बढ़ा दी है। तो अगर शेल्स की क्वांटिटीज बढ़ा दी है तो ये एरिया ऑलमोस्ट टेंस टू जीरो। टेंस टू जीरो मतलब जीरो नहीं है, बट जीरो के क्लोज है। हो सकता है कि 0.0000001 मीटर स्क्वायर हो, इट कुड बी। अब ये एक्सप्रेशन को मैं इस तरीके से लिखूं, I इक्वल्स टू 1 to n इंटू ई आई इंटू टी ए आई। तो देख बेटा, ये वाला जो टर्म है ना, यहाँ पे ये वाला टर्म, ये टर्म चेंज हो जाएगा इंटीग्रल के फॉर्म में। दिस विल बी चेंज टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ये टर्म किसमें चेंज हो गया? दिस टर्म इज चेंज टू इंटीग्रल। अब इंटीग्रल हम कब यूज करते हैं बताओ? इंटीग्रल हम तब यूज करते हैं जब आपकी बॉडी कैसी हो, कंटिन्यूअस बॉडी हो। मतलब आपका डिवीजन इतना क्लोज हो, इतना क्लोज हो कि आपको एडिशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं हो। तो समेशन तो बच्चा तब लग यूज कर रहे थे जब आपका बॉडी डिस्क्रीट नेचर में था। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक स्केल है और इस स्केल में मैंने 10 डिवीजन कर रखे हैं। अब मैंने ये पूछूं कि इसका एरिया भी कैलकुलेट करना है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसी चीज के ऊपर अगर मैंने एन डिवीजन कर ली, बहुत छोटे छोटे डिवीजन कर दिए, बहुत छोटे छोटे डिवीजन कर दिए, तो हर एक हिस्से को हम एक कंटिन्यूस एंटिटी बोल सकते हैं। मतलब कि ऐसी क्वांटिटीज जिसको आप सेपरेटली काउंट नहीं कर सकते, सच क्वांटिटी इज अ कंटिन्यूस क्वांटिटी। तो यहाँ पे ये जो इंटीग्रल साइन है ना बच्चा, ये इंटीग्रल साइन आ गई है कंटिन्यूस बॉडी को ऐड करने से। मतलब यहाँ पे कंटिन्यूस बॉडी माने यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है चार्जेस का, ये जो एरिया का, वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है। जो सेपरेशन है वो बहुत ही छोटा है, जो आप काउंट नहीं कर सकते। ऐसी चीजों में हम इंटीग्रल साइन यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट अगर समझा जाए तो n टेंस टू इंफिनिटी, a टेंस टू जीरो, और समेशन i इक्वल्स टू 1 to n, वो किस में चेंज हो गया? दैट चेंज टू इंटीग्रल। अब यही है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मैं लिख देता हूँ फाइव। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर डेफिनेशन अदरवाइज देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती क्या है, चलो ये नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट इट्स अ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द surface A. It is the line integral of electric field over the surface A. That is your electric field.
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात समझ में आ रही है? तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझ लिया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में अगर समझ लिया तो अब ये भी जानना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है। तो अभी जैसे हमने लिखा फाई इक्वल्स टू ई लाइन इंटीग्रल डॉट डी ए, फाई इक्वल्स टू ई डॉट डी ए। अब यहाँ पे सपोज करो अगर बड़ी बॉडी के बारे में बात करूँ, ऐसी बॉडीज जिसका एरिया तुम्हें नोन है, जिसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो इसको एवरेज, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं एवरेज फ्लक्स। सपोज करो आपने एवरेज फ्लक्स की जगह पे जो जिसका एरिया आपको इंटीग्रल करना है, लेट्स से ए एरिया का इंटीग्रल करना है, तो टोटल फ्लक्स विल बी ई डॉट इंटीग्रल ऑफ डी ए, दैट विल बी ई डॉट ए, दैट विल बी टोटल फ्लक्स। बात समझ में आ रही? यहाँ पे सारे वेक्टर्स होंगे, बोलना मत, ठीक है। फ्लक्सेस ये सारे डॉट प्रोडक्ट्स वेक्टर्स है, सो मैंने ऐड नहीं किया, बट दिस ऑल आर वेक्टर्स, राइट, रिमेंबर इट। यही चीज है जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से नंबर नहीं मिलते, ठीक है। सो इन आवर केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू आई है वो है ई डॉट ए और ई ए कॉस थीटा। नाउ इस केस में अगर थीटा की वैल्यू, बिकॉज हम इस फ्लक्स को ऐसा भी लिख सकते हैं फाई इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, और अगर इफ थीटा इज 0 डिग्री तो क्या होगा बेटा, इफ थीटा इज 0 डिग्री देन फ्लक्स विल बी ई इंटू ए। ये वो वाला सिचुएशन है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल, बोथ आर पैरेलल। दूसरा केस व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इस केस में फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये वो वाली केस होगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर। और तीसरा केस व्हेन थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, इस केस में क्या होगा बच्चा, फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी माइनस ई डॉट ए और माइनस ई ए, बिकॉज cos 180 की जो वैल्यू होती है दैट इज -1। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? अब तीनों का एक डायग्रामेटिकली हम समझ लेते हैं कि केस वन, लेट्स से दिस इज योर केस वन, दिस इज योर केस टू एंड दिस इज योर केस थ्री। तीनों केसेस को हम लोग यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि केस वन में क्या होगा बेटा, अगर इफ दिस इज योर एरिया वेक्टर, लेट मी चेंज कलर, चेंज भी नहीं हो रही, हो जा भाई, ग्रीन ही रखना है क्या? नाउ if this is your area vector, let's say this is your area vector, तो फर्स्ट वाले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन सेम डायरेक्शन, राइट, दिस इज योर केस वन। सेकेंड वाले केस में क्या होगा बेटा, सेकेंड वाले केस में दिस इज योर surface area, so this is your area vector and electric field lines are this. So in this case your angle between area vector and electric field are perpendicular, so this is your second case. Now in the third case क्या होगा, electric field will be inward, means this is the direction of electric field but this is the direction of area vector. हमेशा याद रखना कि जो एरिया वेक्टर होता है ना, चाहे वो क्लोज बॉडी हो, चाहे वो एनक्लोज बॉडी हो, ओपन बॉडी हो, उस वाले केसेस में एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के आउटवर्ड ही लिया जाता है। कभी भी गलती से इनवर्ड एरिया वेक्टर मत ले लेना, ठीक है। कन्वेंशन है जिसके अंदर हम फॉलो कर रहे हैं कि एरिया वेक्टर सरफेस के आउटवर्ड ही देते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ थर्ड नंबर। क्लियर है? तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, दिस इज theta equals to 90 degree and in this case theta equals to 180 degree.
ठीक है, ये तीनों केसेस हमने डिस्कस कर लिया। चलो अब एसआई यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ एसआई यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ फ्लक्स। चलो फ्लक्स क्या लिखते हैं, फ्लक्स इज ई डॉट ए, यही लिखते हैं। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूटन पर कूलम and area is meter square. So the unit of flux will be Newton Coulomb inverse and meter square. याद रखना, एक तो ये यूनिट हुआ। अच्छा, ये आप सोच रहे होगे ये न्यूटन पर कूलम कैसे आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट फोर्स पर यूनिट चार्ज क्यू, और फोर्स का यूनिट कितना होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो यहाँ से आपका आ गया न्यूटन पर कूलम। ठीक है, दूसरा यूनिट ये भी बन सकता है कि, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट ये भी होता है, आगे चल के जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है वीडी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टर्म्स में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट चाहिए तो दैट विल बी वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ये आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल के टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कितना होता है, दैट विल बी, देखो ये रिलेशन आपको याद होगा, आगे चल के पढ़ोगे, E इक्वल्स टू बी बाई डी, एक रिलेशन ये भी होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। सो अकॉर्डिंगली वी कैन राइट वोल्ट, दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट, और डिस्टेंस का तो एनीवे दिस डिस्टेंस हैज अ यूनिट मीटर। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो, फ्लक्स इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी वोल्ट मीटर। एक दूसरा यूनिट ये भी बन गया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूनिट आप यूज कर सकते हो। चलो इसके बाद हम डायमेंशन के बारे में स्टडी कर देते हैं, डायमेंशन इसका कितना होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स। सो फाई क्या होता है बेटा, फाई इज ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज इनटू एरिया। अच्छा, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है बेटा, इट विल बी m1 l1 t माइनस टू, मास इनटू एक्सेलरेशन, चार्ज क्या होता है, करंट इनटू टाइम, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको यूज करो तो दैट विल बी m रेज टू 1 and l raised to 3 and t raised to minus 3, a raised to minus 1. This is the dimension formula of flux. ठीक है, remember again I'm stating that flux is scalar quantity, flux is scalar quantity। और कभी कभार आपने ये भी एक वर्ड सुना होगा, आप पढ़ोगे तो फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, तो ये भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत छोटा सा चीज है। There is a concept called electric flux density। अच्छा इतना ही पेज है, ठीक है, चलो कोई नहीं। There is a concept called electric flux density and electric flux density एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो होता कुछ नहीं है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती कितनी बेटा, इट इज नथिंग बट फ्लक्स पर यूनिट एरिया। ओके, सो फ्लक्स पर यूनिट एरिया क्या होता है, फ्लक्स पर यूनिट एरिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, तो इसका मतलब याद रखना कि जो हम क्वांटिटी हम लिखते हैं ना, फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, यहाँ पे जो लिखा है ना फाई इक्वल्स टू ई डॉट ए, तो ये फ्लक्स को अगर एरिया से डिवाइड कर दोगे, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो कभी भी फ्लक्स को एरिया के साथ आप डिवाइड करोगे तो योर न्यू क्वांटिटी विल बी ऑब्टेन, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की जो डायमेंशन जो होती है वो वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन जो होता है वो वही होगा, सेम होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आर मोर और लेस सेम, बट थोड़ी सी इसमें जो डिफरेंस है वो है क्या, डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जब भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स वी आर मोर dependent on the field lines that are passing through the given area, whereas अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो we are concerned with the field strength,
कि कोई भी लोकेशंस पे उस पर्टिकुलर एंटिटी पे फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इज एसोसिएटेड विद द फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज समथिंग एसोसिएटेड विद द स्ट्रेंथ, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉस लॉ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ गॉस लॉ, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गॉस लॉ से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो एंड थैंक यू सो मच। चलो बाय बाय।